मैं एक डॉक्टर के नाते ये कह सकता हूँ कि हमें पंचगव्य सिद्ध होने के बावजूद भी, जैसे कोई एलोपैथी डॉक्टर अहंकार से कहता है कि हमारी पथी बेस्ट है, आयुर्वेद वाले डॉक्टर कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन आज का ज़माना 21वीं सदी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तब मैं एक निष्कर्ष पर आया हूं कि अभी आने वाले दिन सेंचुरी इंटीग्रेटेड मेडिसिन की आने वाली है। क्योंकि मैं तो पिछले 13 साल से गौ सेवा में जुड़ा हूं। मैं डॉक्टर होने के नाते काफ़ी सोशल वर्क करता था, गौ सेवा MP था, मिनिस्टर था। उस समय गौ सेवा को इतना समझता नहीं था, लेकिन जो भारतीय संस्कृति हिंदुत्व के नाते जितना भी गाय के बारे में एक श्रद्धा विश्वास ऐसा था कि हाँ ठीक है, तो कहीं कहीं ग्रांट दे देते थे, गौशाला को मदद कर देते थे, गौ पूजन भी कर देते थे, गौ सेवा भी छोटी मोटी कर देते थे। लेकिन गौ सेवा आयोग गुजरात के अध्यक्ष होने के बाद मुझे जो साइंस समझने आया गौ सेवा का इतना बड़ा व्याप है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इसके बारे में जब पता चला तो मुझे लगा कि इनको साइंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ करके न केवल देश का, न केवल हमारा ह्यूमन बीइंग का, लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स, पूरे विश्व का कल्याण, और विश्व से आगे मैं कह सकता हूँ पूरे ब्रह्मांड का भी कल्याण। कि तो गावो विश्व से माता रह कहते हैं, और गावो देवता की भी माता है। तो ऐसी गौ माता को समझने का जो अवसर मिला, उनके आधार पर, और बाद में मुझे सरकार में जाने की, सरकार में ये काम करने का मौका मिला, तो सरकार में पॉलिटिशियन से लेकर के ब्यूरोक्रेट का माइंडसेट चेंज करके उनके साथ एविडेंस बेस्ड शास्त्र की बात और साइंस की बात जोड़ करके उनको समझाना पड़ा कि भाई आप जो चाहते हो ना कि भाई हमें तो मानव कल्याण करना है, हमें तो देश को, राज्य को, हमारे लोगों को बचाना है, हमारे लोगों को पोषित करना है, कुपोषण, हमारे लोगों का आरोग्य अच्छा करना है, हमारे लोगों को, हमारी ज़मीन को जो कुपोषित है, जो जहरी बन गई है, उनको अच्छी करना है, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना है। आप मानते हो ना? तो मानते, हाँ सर सही बात है, अभी ये भी करना चाहते हैं। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन, उनकी रक्षा करना है, तो क्या सही बात है। तो ये सब समाहित है हमारी गौ सेवा में, गाय में, गौ पंचगव्य में। तो क्यों आप मना करते हो? तो क्यों आप उनका साइंस नहीं जानना चाहते? और उनके आधार पर हमने पूरे एक एक विषय को लेकर के, गौ रक्षा का विषय हो, गौ पालन का विषय हो, गौ संवर्धन का विषय हो, गौ आधारित उद्यमिता का। क्यों लोग कहते हैं ना कि भाई कोई भी योजना की सरकार की होती है तो बोलते हैं कि भाई हमें रोजगारी मिलेगी कि नहीं, हमारी इनकम बढ़ेगी कि नहीं, हमारा किसान का कल्याण होगा कि नहीं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, गौ आधारित उद्यमिता की बात हो, गौ आधारित कृषि की बात हो, गौ आधारित पर्यावरण रक्षा की बात हो, और गौ आधारित आरोग्य की बात हो, और उसमें साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मॉडल बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। यूनाइटेड नेशंस जो पूरे वर्ल्ड की चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए उन्होंने 17 बिंदु दिए, 17 पॉइंट्स। उनमें ये सभी पॉइंट जो आ जाते हैं कि कैसे पूरा विश्व एक सुखी, समृद्ध, संस्कारी, सुशिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर हो, और इसके लिए क्या क्या काम करने चाहिए, एक पूरा मॉडल डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने वो पढ़ा, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पूरा गौ सेवा के जितने भी विभिन्न आयाम हैं, गौ सेवा के जितने बिंदु हैं, हमने भी भूल करके गौ सेवा को एक सीमित बना दिया, लिमिटेड। गौ सेवा यानी कि बस रोटी दे दो, थोड़ा सा दान दे, पुण्य दे दो, बस हाथ फेर लो, पूजन कर लो। ये गौ सेवा का एक तनिक मात्र है, इतने से गौ सेवा नहीं होती। गौ सेवा के जितने भी आयाम हैं बहुत सारे, उनको कैसे कार्यान्वित करना, और उनमें जन जन के साथ जोड़ करके, केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट हो, सामाजिक संस्थाएं हो, जन प्रतिनिधि हो, और जन समुदाय हो, सबको जोड़ करके ये काम करने से सही रिजल्ट आएगा। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का। मैं मिनिस्टर रहा भारत सरकार में,
एमपी था। बाद में मुझे कहा कि नहीं, आप उस समय वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अब आपको मुझे कहा कि आपको लोकसभा लड़ना नहीं है, गुजरात में आकर के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाते काम करना है। और मुझे गौ सेवा आयोग गुजरात का अध्यक्ष बनाया। और मैं अभी जो कह रहा हूँ ना, वो सब समझने का। गाय को छोटे से छोटे किसान अपने गोपालक के कस्बे में गया और बड़े से बड़े धर्माचार्यों के साथ और बड़े से बड़े साइंटिस्टों के साथ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जा करके गाय को समझा और साइंस, स्पिरिचुअलिटी और इकोनॉमिक्स सबको साथ में लेकर के कैसे सही में गौ सेवा को सरकार के साथ जोड़ करके काम किया जा सकता है, उनका अनुभव वहाँ लिया। बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात में जो गौ सेवा में काम किया है अलग अलग बिंदु पर, वो राष्ट्र लेवल पर करना है। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की वहाँ स्थापना की भारत सरकार ने और उनका पहला अध्यक्ष मुझे बनाया। मैंने जब ये शुरू किया तो लगभग 1 या 2 मिनिस्ट्री के अलावा 40 मिनिस्ट्री, यानी कि कोई मिनिस्ट्री ऐसी बाकी नहीं है कि जहाँ गाय को हम टच नहीं करते। गवर्नमेंट की गौ सेवा आयोग, गौ सेवा के लिए आपने जो मुझे दिया है कि गौ वंश के लिए भारत सरकार की, यानी कि सरकारों की क्या मंशा, सरकार क्या कर सकती है, क्या करती है, क्या करना चाहिए, तो उनमें पहली मिनिस्ट्री आती है नोडल मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी। दूसरी मिनिस्ट्री आती है फार्मर्स, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड फार्मर्स एंड डेयरी। और बाद में तीसरी जो होम मिनिस्ट्री से लेकर के एक भी मिनिस्ट्री बाकी नहीं जहाँ गौ सेवा का कोई न कोई बिंदु, गौ सेवा के लिए कोई न कोई कार्य न हो रहा हो या तो न कर सकते हो। उनको करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो, और करते हैं तो उनको विस्तृत करना पड़ेगा। कहीं पॉलिसी मैटर है, कहीं स्कीम्स हैं, कहीं ग्रांट है, कहीं आत्मनिर्भरता की बात है, कहीं समृद्धि की बात है, कहीं संस्कारिता की बात है, कहीं शिक्षा की बात है, कहीं स्वावलंबन की बात है। तो ये अलग अलग विषय पर, कहीं उद्यमिता की बात है। तो ये सब मिनिस्ट्री कुछ न कुछ करती हैं। और मेरा प्रयास ये रहा अलग अलग मिनिस्टर को मिल करके, प्रधानमंत्री से मिल करके, अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के गवर्नर, वहाँ के मिनिस्टर, वहाँ के सेक्रेटरी, वहाँ के एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी, वहाँ के विविध एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर और धरातल पर वेटरनरी डॉक्टर और आप और हमारे जैसे गौ सेवक, गौशालाएँ, गौवीय सिद्ध हो या साइंटिस्ट हो, इन सब को जोड़ने का काम हमने किया। और उसमें जो नटशेल में मैं आपको बताऊंगा कि कितना कितना हम काम कर सकते हैं, ताकि आप और हम सबको भी पता होना चाहिए कि ये काम हम कर सकते हैं। ज़रूरत है हमारी मंशा की। हम अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में कौन से विषय पर किसका कांटेक्ट करके हम ये स्कीम को या तो हमारे विषय को कैसे मैं कार्यान्वित कर सकता हूँ, ये बात आपको और हमको समझनी है और बड़ी गंभीरता से विषय को लेना है। मैं चाहता हूँ कि यदि आप नोटबुक लाए हैं, बॉल पेन रखते हैं, तो बिंदु लिखते भी जाइए ताकि याद रखने की और माइंड कंसंट्रेशन करने में भी ठीक रहेगा। अब नहीं तो माइंड कहीं अलग चला जाता है, दूसरा सोचने लगते हैं और यहाँ के बिंदु भूल जाते हैं। तो ऐसा न हो, इसलिए आज मैं जो सब शुरुआत करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री से, पशुपालन मंत्रालय। भारत सरकार ने, जैसे मैंने कहा, गौ रक्षा के लिए अभी से शुरू हुआ ऐसा नहीं है। आज़ादी के समय में और आज़ादी के पहले भी अनेक राज्यों में गौ हत्या प्रतिबंध था। आज़ादी के बाद भी आज 18 राज्यों में गौ हत्या प्रतिबंध है। हमारे संविधान में, स्टैट्यूट में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसी समय जो हमारा संविधान बना, उसमें भी जो चैप्टर 48A और 51 आर्टिकल है, उसमें भी गौ रक्षा की और गौ हत्या न होने की स्पष्ट बात लिखी हुई है। जीव दया की बात लिखी हुई है, करुणा की बात लिखी हुई है। गौ से कितना समाज का, देश का, कृषि का कल्याण हो सकता है, उनकी बात भी इसमें लिखी हुई है। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य हमारा रहा कि कृषि और पशुपालन और गांव हमारी प्रायोरिटी में नहीं रहे उस समय, और उद्यमिता बाकी की प्रायोरिटी रही। इसलिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन आज भी गौ रक्षा के लिए बहुत से स्टेट में
ऐसा गौरक्षा प्रतिबंध कानून है, गौरक्षा के लिए अच्छा कार्य हो रहा है। हमें गौरक्षकों को भी अच्छी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। उनका भी हमने सेमिनार किए, वेबिनार किए, उनके लिए पुस्तिकाएं निकाली कि कितने आर्टिकल अपने अपने स्टेट के। आप मानोगे कश्मीर में भी आज गौहत्या 100% गौहत्या प्रतिबंध है, जम्मू कश्मीर में, किसको पता है? तो यही बात है कि इतना होने के बावजूद भी हमें कैसे उनका उपयोग करके हमारे एरिया में गौरक्षा का काम ऐसी टीम को सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अलग अलग हाई कोर्ट में बहुत से ऐसे हमारे एडवोकेट हैं जो फ्री ऑफ सर्विस देते हैं कि गौरक्षा की बात है, हम आपका केस लड़ेंगे। हमारे गौरक्षक जहाँ एक गाय को, गौवंश को पकड़ते हैं, कत्ल खाने जाते हुए, उनको पकड़ करके उनका कैसे उनको दंड हो, ज़्यादा मैक्सिमम फाइन हो, मैक्सिमम सजा हो, उनके लिए लड़ते हैं। लेकिन हमारे पास ही नॉलेज नहीं है, हमारी पुलिस को नॉलेज नहीं है। तो पुलिस के लिए हमने अच्छे से सेमिनार किए, उनकी कॉन्फ्रेंस की, उनके भी वहाँ से भी आदेश निकलवाए होम मिनिस्ट्री से। बहुत सी, आज आपको पता नहीं होगा कि भारतवर्ष में मोर देन 47 जेल में गौशाला है। गौशाला इन जेल, भारत सरकार की हो, स्टेट गवर्नमेंट की जेल हो, वहाँ भी गौशाला है। ये गवर्नमेंट काम करती है और गौशाला में अच्छा गौ सेवा का काम हो रहा है। और उनके आधार पर गौरक्षा और बाद में वहाँ के कैदियों का माइंड सेट चेंज, वहाँ उनसे काम करवाना, उनसे पंचगव्य प्रोडक्शन करवाना, और वो पंचगव्य प्रोडक्शन का आउटलेट करके सेल करने का, बिक्री करने का काम भी वही अपने जेल कैदी करते हैं। ऐसा एक माइंडसेट और पूरा एक नया वातावरण, नया एक फिलोसॉफी। और हमने तो बाद में होम मिनिस्ट्री को कहा कि पूरे देश में जहाँ जहाँ जितनी भी ऐसी गौशाला जेल है, जहाँ बहुत बड़ा कैंपस है, वहाँ गौशाला शुरू की जाए। आपको भी मेरी अपील है, अपने एरिया में ज़रा देखो, अपने स्टेट में देखो, कहीं ना कहीं 1 या 2 ऐसी जेल में गौशाला होगी, उनकी विजिट करिए, वहाँ कैदियों को ट्रेनिंग दीजिए, पंचगव्य उत्पाद की बात कराइए, और उत्पाद के आधार पर उनको वहाँ रोजगार मिले। और वो मैं तो खुद मैं गया था, बाद में जो गौशाला शुरू कराई मेरे राजकोट में, तो वहाँ से जो कैदी रिहा हुए, उनकी टर्म पूरी हो गई जेल की, तो अपने गांव में जाकर के खुद गाय रखी, गौशाला बनाई, प्राकृतिक कृषि करने लगे और अच्छी आमदनी करने लगे। और एक अच्छा जो क्रिमिनल माइंडेड था, वो एक अच्छा सज्जन व्यक्ति के रूप में, एक उम्दा व्यक्ति के रूप में, एक कहते ना मानस परिवर्तन हो गया उनका गौ सेवा करते करते। ये रिजल्ट हमने देखे। तो भारत सरकार या तो अलग अलग सरकार ये भी काम करती हैं। ये होम मिनिस्ट्री की बात हुई, एनिमल हस्बेंड्री की मिनिस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना करके ये विविध बिंदुओं को अलग अलग मिनिस्ट्री को कैसे काम करवाना, ये काम भारत सरकार कर रही है। उसके पहले राष्ट्रीय कामधेनु मिशन बना था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में, जब मोदी जी पहले आए। गोकुल मिशन में भी अपनी भारत सरकार की जो इसमें बहुत बढ़िया दिया है, लगभग 67 ब्रीड है अपने देश की गौ की प्रजाति। जैसे यहाँ की आपकी है अपनी क्या है यहाँ की ब्रीड, आंध्र की ओंगल है, नहीं ओंगोल है ना। तो ऐसी 67 ब्रीड है। वो ब्रीड को कैसे कंजर्व करें, वो ब्रीड का कैसे डेवलपमेंट हो, वो ब्रीड का मिल्क इंप्रूवमेंट कैसे हो, इसके लिए पूरा जेनेटिक साइंस, और मैं कहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी और साइंस मिनिस्ट्री ने पूरा एक सूत्रा पैक SUTRAPIC करके एक योजना बनाई, और उसमें रिसर्च के लिए, ग्रांट के लिए आप आगे आइए तो सरकार 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की ग्रांट देती है, भारत सरकार देती है कि भाई आप कोई गाय के बारे में रिसर्च करेंगे, कोई पंचगव्य के बारे में रिसर्च करेंगे, कोई बायोफ्यूल काउ डंग से बारे में रिसर्च करेंगे, काउ यूरिन से कोई रिसर्च करेंगे, काउ मिल्क काउ कर्ड के लिए, कोई हेल्थ के लिए, मेडिसिन के लिए रिसर्च करेंगे, कोई योजना बनाएंगे, उनके लिए पैसा मिलता है। तो ये पूरा, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के दायरे में आता है और भारत सरकार उनमें फंड देती है। अभी थोड़े समय पहले वही भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने पूरा एक स्कीम बनाई है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। और उसके आधार पर न केवल ब्रीड इंप्रूवमेंट, ये अपने गाय की प्रजाति को डेवलप करने के लिए इतना नहीं, उसमें तो बड़ी लैब बनानी हो, अपना सीमेंट कलेक्शन करना हो, सीमेंट डोज बनाना हो, जेनेटिक के लिए रिसर्च करना हो,
और डोज बना करके आईटी का रिसर्च करना हो, गाय माता के लिए गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, पूरे गाय की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गाय की बायोकेमिस्ट्री, उनका रिसर्च करना हो। क्योंकि आज जो देखिए, मैं एलोपैथी डॉक्टरों के लिए थोड़ी क्रिटिसाइज भी करूँगा कि हम मानते हैं एविडेंस को, हम बोलते हैं कि भाई 5-क्लोरोइथिलीन तो हम मान लेंगे, लेकिन आप कोई बोलोगे कि भाई ये तो अपने इस फूल से निकाला हुआ थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट और कहे तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी क्रूड मेथड है, हमारी मेथड एकदम साइंटिफिक परफेक्ट मेथड है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। आज पंचगव्य चिकित्सकों का सम्मेलन है, तब मेरा एक सुझाव भी है, राय भी है और नम्र अपील भी है, विनम्र अपील है कि हम कल परसों में सर हम गौशाला में बैठे थे, मेरी गौशाला में, तो वहाँ एक बायोपेस्टिसाइड का, वो हर्बल बायोपेस्टिसाइड का एक इतना बोतल बढ़िया से बना हुआ हमारे एक फ्रेंड लाए और मुझे कहा कि वल्लभ भाई मैं ये बायोपेस्टिसाइड मेरी ये अपने जो मिर्ची है बहुत बढ़िया सी और हल्दी का उनका खेत था उसमें डालने जाने वाला। तो मैंने उनका नाम पढ़ा तो उसमें हमारे एलोपैथी का नाम थे। बाद में मैंने इसमें फोटोग्राफ भी लिया, बाद में मैंने फिर गूगल से डाला कि भाई ये है, तो उनका एलोपैथी में एलोपैथी नहीं, हमारे हर्बल में आयुर्वेद में क्या नाम है, तो क्या निकला पता है आपको? इसमें निकला अपना ये कैक्टस बोलते हैं ना, कैक्टस, इसमें निकला हल्दी, इसमें निकला अपना धतूरा, इसमें निकला करंज। तो ये सब हमारे खेत के आसपास ही थे, सभी आइटम उसमें ही निकली। उन्होंने उनमें से एकदम एक्सट्रैक्ट करके हमारे एलोपैथी के अनुसार उनका मिलीलीटर में और मिलीग्राम में बना करके सॉल्यूशन दिया और 1400 रुपया का था इतना सर, 1400 रुपया। जो शायद मैंने उस किसान को बोला कि चल एक बराबर बैरल भर, और उन्होंने बैरल, मैंने कहा गौमूत्र वाला गोबर वाला बैरल भर, और उसमें या आंकड़ा अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ खेत में ही थी सब, मैंने कहा लाओ, ला करके इसमें डाल करके 5 दिन घुमाओ, रखो, रखने के बाद 5 दिन के बाद आप प्रयोग करो। आप आधे खेत में इस दवा का प्रयोग करना और आधे खेत में आपने हम जो बनाते हैं इसी में से लेकर के उनकी दवा का प्रयोग करना, और दोनों का क्या रिजल्ट आता है देखना। तो ये बात हमें आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत पर्टिकुलरली चौकसाई के साथ, एकदम स्पेसिफिकेशन के साथ। और अभी कभी हम भी बोल देते हैं, ये बोलना नहीं चाहिए हमको कि भाई आयुर्वेदिक दवा की, पंचगव्य दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अरे भाई हम भी बोलते हैं कि अति सर्वत्र वर्ज्य थे, हम बोलते हैं ना, तो अति कोई भी है वर्ज्य है। अब एक साथ में एक डिब्बा घी पी जाओगे तो अच्छा रहेगा, अब एक साथ में कोई भी दवाई पी लोगे तो ठीक रहेगी। अगर कोई भी हर्बल हो, उनका हरेक का प्रमाण होता है, हरेक की साइड इफेक्ट यानी एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी तो होती है। तो इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं बोलना है कि भाई हमारी पंचगव्य दवा बिल्कुल निर्दोष है। पंचगव्य दवा निर्दोष है तब तक कि जो सप्रमाण हो, इफेक्टिव डोज में हो और सही मात्रा में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो, और वहाँ भी कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो वो भी बिगड़ जाती है। तो ये सब बातें हमें ध्यान रख करके आने वाले दिनों में काम करना होगा। तो मैं बात कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की, उसमें आप मिल्क के लिए भी, यदि आपको मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट डालना है, आपको मिल्क की डेयरी डालना है, आपको मिल्क के बारे में रिसर्च करना है, आपको मिल्क के डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको मिल्क का अलग अलग जूस बना करके, अलग अलग टेस्ट बोलते हैं टेस्टी सिरप, वो बना करके आपको कोई बिजनेस करना है, तो स्टार्टअप के लिए उनके नाम दिया है स्टार्टअप, मोदी जी का आप सबको पता होगा। तो स्टार्टअप एक MSME करके जो मिनिस्ट्री है, तो स्टार्टअप में आपको लोन मिल सकती है, आपको ग्रांट मिल सकती है, आपको सब्सिडी मिल सकती है, आपको एग्जीबिशन जब बेचना है तो मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े जो मेले लगते हैं उसमें आपको स्टॉल मिल सकता है, आने जाने का किराया मिल सकता है। आजकल अभी 14 नवंबर से 27 नवंबर तक दिल्ली में बड़ा प्रगति मैदान में मेला लगता है, पूरे देश में नेशनल एक्सपो होता है, उसमें बहुत से हमारे ऐसे पंचगव्य के स्टॉल पहली बार लगे हैं, लोग फायदा उठाने लगे हैं। वो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की मंशा है कि आइए। हमारा एक लड़का है उत्तराखंड का, चौधरी नीरज चौधरी, लड़का छोटा, मुझे एक बार रात को 12 बजे फ़ोन आया दिल्ली में, मैं अपने घर पे था, कि सर मैं आपको एक कोई आइटम बताना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या है? तो कि मैंने गाय के गोबर से अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तू फोटो बता चल वीडियो में। तो वीडियो में रात को 12 बजे उन्होंने फ़ोटो बताई और हमने देखा कि भाई तो सही बात है,
मैंने कहा तू कहाँ रहता है? तो कि मैं उत्तराखंड। मैंने कहा कितना रास्ता है? तो कि 5 घंटे का। मैं कहा रात को बैठ जा, अभी आ जा सुबह में 8 बजे मेरे पास आ गया। मैंने कुछ समझा, मुझे तो विषय मिल गया काव एंटरप्रेन्योरशिप का। गाय के गोबर को कोई समझते नहीं थे, मैं बात कर रहा हूँ 2019 की 19 में। तो जो समझता नहीं था गाय को गोबर को, जो वेस्ट मानते थे, उनको वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए उनके गाय के गोबर से उनका चूर्ण बना करके मिक्सचर, उनमें बाकी के बाइंडिंग एजेंट डाले और एक बना दिया अपना क्या बोलते हैं मॉड्यूल को बना प्रेस करने के लिए बनाना पड़ता है ना, तो वो बना करके पूरी गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, मोदी जी का फोटो बना दिया। अलग अलग प्रकार की अनेक आइटम बना करके गाय के गोबर से उन्होंने एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का काम शुरू किया था। मैंने IVRI बरेली, भारत सरकार की इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में, यूपी में, उनके डायरेक्टर से बात करवा के उनको 17 लाख रुपया का स्टार्टअप में पूरा सब्सिडी, लोन भी नहीं, पूरी ग्रांट 17 लाख रुपया की विदिन 3 मंथ दिलवा दी। और आज पूरे देश का वो लड़का स्टार्टअप का, काव डंग स्टार्टअप का ये एंटरप्रेन्योर एक मॉडल बन गया है। आप वीडियो में देखेंगे, उनका नाम सुनेंगे, नीरज चौधरी डालेंगे तो आ जाएगा। तो नीरज चौधरी से तो आज, और वो हर महीने ऐसी बैच को ट्रेनिंग देता है, जैसे पूज्य गुरुजी दे रहे हैं गवी सिद्ध के लिए, तो वो ट्रेनिंग देता है गाय के गोबर से कैसे आइटम बनाई जाए, कैसे उनमें क्या क्या अलग अलग प्रकार के नुस्खे हैं। तो आज करीब करीब 300 से ज़्यादा आइटम गाय के गोबर से बनती है और भारत सरकार की उसमें लोन मिलती है, सब्सिडी मिलती है। और इसके लिए हमने MSME मिनिस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, उसमें हमने ये गाय के गोबर, क्योंकि पहले क्या था, केवल मिल्क ही इंडस्ट्री मानी जाती थी, गाय तो के मिल्क, गाय दूध के लिए मानी जाती थी, और दूध के लिए डेयरी इंडस्ट्रीज है, उनमें सब्सिडी लोन NDDB की मिलती है, आपको भी लेना चाहिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बाकी की जो है। लेकिन गोबर और गौमूत्र के बारे में तो कोई सोचते ही नहीं थे। तो हमने डाला कि MSME में भी गाय के गोबर गौमूत्र से कोई भी आइटम बनाए, इंडस्ट्री करे, तो उनको भी एक MSME में गिनना चाहिए। तो MSME का स्टेटस दे दिया। इनके कारण क्या हुआ, MSME की जो भी लोन, सब्सिडी, ग्रांट, जो भी स्कीम्स, जो अपना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है KVIC, उनमें ये इंक्लूड हो गया। और वर्धा से लेकर के, जयपुर से लेकर के, हमारे साबरमती से लेकर के, जहाँ जहाँ उनके संस्थान है वहाँ उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो पंचगव्य की ट्रेनिंग देने लगे, बुलाते हैं लोगों को 20-25 को, 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं आने जाने के। जैसे आपके आंध्र में यहाँ रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूट है, मैं आया हूँ वहाँ, तो ऐसे ही ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग दे करके वो एंटरप्रेन्योर जा करके वहाँ के इंडस्ट्री कमिश्नर, अपने स्टेट के MSME मिनिस्टर या तो सेक्रेटरी, उनको मिल करके उनकी लोन सब्सिडी की पूरी स्कीम समझते हैं। और पहले सभी कोई बैंक लोन नहीं देती थी कि भाई गोबर के लिए क्या लोन दे, उनका तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, आप लोन भरपाई कर पाओगे कि नहीं, आप तो फिर NPA हो जाओगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमने एडमिट करवा दिया, उनकी गाइडलाइन में दिला दिया कि भाई गाय केवल दूध के कारण गाय के लिए लोन लेनी है, गौशाला के लिए आपको। तो पहले केवल जर्सी गाय के लिए लोन देते थे। हमने कहा भाई क्यों जर्सी गाय, क्यों SF गाय, क्यों हमारी भारतीय गाय नहीं, तो कि वो वायबल नहीं है, केवल दूध से तो 2-3 लीटर दूध देता है, तो वो बैंक की लोन हमारी भरपाई नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, गाय केवल दूध के लिए नहीं है, गाय दूध, गोबर, गौमूत्र और गाय की वंश। एक गाय हमारी भारतीय गाय 10, 12, 15 बार बियाती है, और 3 हर साल में बियाती है। तो एक लड़की, एक बछड़ी या तो बछड़ा आता है तो खेत में, बछड़ी आती है तो फिर 3 साल में गाय बन जाती है। तो ऐसा करके मैंने कैलकुलेशन बताया कि एक गाय उनके जीवन काल में 36 गाय पैदा करती है। कितनी 36। तो उनका भी पैसा गिनो। ऐसा गिनवा करके हमने उनको कन्विंस कराया, गाय के गौमूत्र, गोबर का कैलकुलेशन, उनके आधार पर कैसे इंडस्ट्री बनेगी, उनका कैसा रेवेन्यू आएगा। तो उनको मानना पड़ा कि भाई ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंचगव्य प्रोडक्शन को भी लोन और सब्सिडी के लायक, बैंक वाले कोई ना नहीं बोल पाएंगे आपको। आप कभी भी कोई बैंक पास जाओ और कॉल बोलो कि मैंने ये गाय के गौमूत्र से ये दवाई बनाई है, ये बायो पेस्टिसाइड बनाया है, ये बायोफ्यूल बनाया है, मुझे लोन सब्सिडी चाहिए, तो आपकी स्कीम के अनुसार दो। कोई बैंक ना नहीं बोल पाएगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी सेक्टर में, गाइडलाइन में है। तो ये काम सरकार ने किया अभी। तो इसके आधार पर आप गोबर का भी, पहले बायोगैस कहीं स्कैटर बनते थे, बायोगैस बनाते थे, लेकिन अब बायोगैस, CNG, इलेक्ट्रिसिटी और पूरा आप
1 या 2 मेट्रिक टन का बनाओ या 100 मेट्रिक टन का बड़ा प्लांट बनाओ, आप उनमें से CNG बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, या तो बायो फर्टिलाइजर बनाओ, या तो गौमूत्र और गोबर इकट्ठा करके बायो पेस्टिसाइड का जमाना आने वाला है अभी। तो बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर को भी आज भारत सरकार ने ऑफिशियली गोबर धन योजना में, आप जाएंगे गूगल में या तो सरकार की कोई वेबसाइट में, गोबर धन योजना में आपको लोन सब्सिडी मिल सकती है। आप कितना बिजनेस करना चाहते हैं, आप केवल स्मॉल स्केल में 10-20 लाख का करना चाहते हैं कि आप 10-20 करोड़ का करना चाहते हैं कि आप 100 करोड़ का करना चाहते हैं, उनके आधार पर आपको लोन सब्सिडी ग्रांट मिलेगी।